देखिए क्लास 12th के बच्चे ध्यान दें कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का आज अध्ययन किया जाएगा। और इस सबसे पहले हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं अल्कोहल में भौतिक गुणों का। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो भौतिक गुणों में अध्ययन करने के पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल स्टेट के बारे में। फिजिकल स्टेट क्या है? भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होती है अल्कोहल में? यानी भौतिक अवस्था से हमारा मतलब हुआ कि वे ठोस अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं, या फिर वो गैस अवस्था में होते हैं। तो अल्कोहल की अवस्था के बारे में अगर देखा जाए तो कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 तक, यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन की संख्या 1 से लेकर के 3 के बीच में हो। अब 1 से 3 के बीच में कौन कौन से होंगे? जैसे जिसमें एक तो मेथिल अल्कोहल आपका है, दूसरा एथिल अल्कोहल है, और तीसरा है प्रोपिल अल्कोहल। इनके नाम याद रखिए कि ये होगा मेथिल अल्कोहल और ये होगा एथिल अल्कोहल और ये है प्रोपिल अल्कोहल। फिलहाल इनमें OH की संख्या चूंकि 1 है, ऐसा ये सभी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। प्रोपिल अल्कोहल, अब इनके बारे में अगर इनकी भौतिक अवस्थाओं को पता लगाया जाए तो कंफर्म है कि मेथिल अल्कोहल में कार्बन की संख्या कितनी है? 1। एथिल अल्कोहल में कार्बन कितने हैं? 2। और प्रोपिल अल्कोहल में कार्बन की संख्या 3। इसका मतलब कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 के जो भी अल्कोहल होंगे, जो कि सामने लिखे हैं, ये उदाहरण के रूप में होंगे ऐसे अल्कोहल, ये एक्चुअली रंगहीन एल्कोहलिक गंध के वाष्पशील द्रव होते हैं। वाष्पशील द्रव होते हैं। पहली चीज कंफर्म हो गया कि कार्बन नंबर 1 से कार्बन नंबर 3 के जो भी अल्कोहल हैं वो प्रैक्टिकली देखे जा चुके हैं कि वे रंगहीन होंगे, अर्थात उनका कोई कलर नहीं होगा, उनमें एल्कोहलिक स्मेल आएगी और वे सभी वाष्पशील द्रव होते हैं। ये कंफर्म हो गए। लेकिन अगर C4 से लेकर C11 तक के अल्कोहल की बात की जाए, मतलब ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन नंबर 4, जैसे यहाँ 1 था वैसे यहाँ कितना होगा? 4 होगा। और कार्बन नंबर 11 तक के जो अल्कोहल हैं वे सभी तेल जैसे गाढ़े द्रव होते हैं। देखिए तेल जो है एक्चुअली गाढ़े स्वभाव का होता है, नेचर का होता है। लेकिन ये जो अल्कोहल हैं अपने, ये तेल जैसे नहीं होते, तेल जैसे गाढ़े द्रव नहीं होते। लेकिन C4 से C11 तक के जो अल्कोहल हैं वो तेल जैसे गाढ़े द्रव होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम C11 से उच्च कार्बन युक्त अल्कोहल की बात करें, जिसमें कार्बन की संख्या, यानी ऐसे अल्कोहल जिसमें कार्बन की संख्या 11 से अधिक हो, तो ऐसे अल्कोहल क्या होते हैं? ये मोम जैसे ठोस होते हैं और ये रंगहीन होंगे।
स्वादहीन होते हैं, इनका कोई स्वाद नहीं होता। तो इस प्रकार से हम लोग इनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में, एल्कोहल की भौतिक अवस्थाएं क्या हैं ये हमने देखा। इसके बाद आइए चलते हैं इनकी विलेयता के बारे में देखा जाए। सॉल्युबिलिटी क्या है? विलेयता। इनकी जो विलेयता है, विलेयता से हमारा मतलब कि ये पानी में अगर घुलते हैं, डिजॉल्व होते हैं, तो इनका क्या क्रम है? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता। विलेयता से हमारा मतलब कि जो एल्कोहल पानी में डिजॉल्व होगा वो किस प्रकार से और कैसे होगा। जैसे विलेयता के लिए अगर हम देखें तो सबसे पहले एक चीज ध्यान देना होगा कि एल्कोहल में जैसे ROH ये सिंबल होता है किसी भी एल्कोहल का। एल्कोहल का जो सिंबल लिया जाता है वो ROH होता है। अब R से हमारा मतलब कि एल्किल समूह है। R का मतलब क्या हुआ? एल्किल समूह हुआ। अब एल्किल समूह जो होते हैं वो या तो आपके पास मेथिल होगा या एथिल होगा या फिर प्रोपिल होगा। ये सभी R की जगह पर प्रयोग किए जा सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये बात होगी कि ROH जो ग्रुप होता है इस तरह से, इसमें R जो है ये पर्टिकुलर जल विरोधी होता है, जल विरोधी होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जल का विरोध करेगा। जल में वो नहीं चाहेगा कि अपना एल्कोहल जल में डिजॉल्व हो। ये किसका स्वभाव होगा? R का। लेकिन जो आपके पास एल्कोहल में ये OH मौजूद होता है, ये पूरा पूरा हाइड्रॉक्सिल समूह बोला जाता है। यह जल स्नेही होता है, जल स्नेही होता है। इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको बोला जाएगा कि ये हाइड्रोफिलिक हो। तो बहुत कन्फर्म है कि अगर मान लीजिए कि OH की संख्या कहीं ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब वो एल्कोहल पानी में डिजॉल्व होगा। और अगर कहीं R बढ़ता चला गया तो इसका मतलब कि एल्किल समूह आपका बड़ा होता गया तो इसका मतलब पानी में वो एल्कोहल डिजॉल्व नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम ये देखें यहाँ पर कि ये CH3OH है, ये C2H5OH है और ये C3H7OH है। तो यानी ये मेथिल एल्कोहल आपका हुआ, मेथिल एल्कोहल। ये होगा एथिल एल्कोहल और ये होगा प्रोपिल एल्कोहल। अब आपको बताना ये है कि ये एक्चुअली जो भी तीनों एल्कोहल लिखे गए हैं ये सभी तो मोनोहाइड्रिक हैं। मोनोहाइड्रिक से हमारा मतलब कि इसमें एक ही OH मौजूद है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि OH तो यहाँ चलिए कॉमन है, तीनों एल्कोहल में मौजूद है, लेकिन यहाँ R के रूप में CH3 है, मेथिल समूह, यहाँ R के रूप में एथिल है और यहाँ R के रूप में प्रोपिल है। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो एल्किल समूह अपना है वो बड़ा है। अगर बड़ा है तो इसका मतलब कि जल विरोधी जो पार्ट है वो आपका बड़ा हो गया। अगर बड़ा है तो इसका मतलब कि ये एल्कोहल पानी में कम डिजॉल्व होगा, कम घुलेगा पानी में। जबकि ये एल्कोहल में R क्या है? छोटा है। तो R अगर छोटा होगा तो एल्कोहल पानी में डिजॉल्व होगा, और अगर R कहीं बड़ा हो गया तो इसका मतलब कोई एल्कोहल पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। तो ये चीज़ें बहुत कन्फर्म है। इसमें दो चीज़ें इनके स्वभाव के बारे में जानना है आपको कि इसमें दो ग्रुप होते हैं, एक तो एल्किल समूह जो जल विरोधी होता है और एक OH होता है जो जल स्नेही होता है, यानी जल को अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन ये जल को क्या करेगा? अपने से प्रतिकर्षित करेगा, दूर भगाएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्रम हुआ कि ये
हाईली डिजॉल्व होगा इससे और ये हाईली डिजॉल्व होगा इससे। तो मतलब पानी में सबसे कम डिजॉल्व कौन होगा? प्रोपिल अल्कोहल होगा। तो इस प्रकार से अब इसमें विलेयता का एक क्रम देखिए और भी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कंपेयर करूं कि चलिए ये तो आपका एथिल अल्कोहल है और ये आपका CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH है और ये इसी प्रकार से CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH और ये CH2OH है। तो कंफर्म हो गया कि ये तो मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हुआ और ये आपका डाईहाइड्रिक हुआ, डाईहाइड्रिक अल्कोहल होता है क्योंकि इसमें 2 OH है, डाईहाइड्रिक अल्कोहल हुआ और ये है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब अगर इसमें जो मैंने ऊपर बताया कि इसमें कौन डिजॉल्व होगा पानी में, कौन पानी में ज़्यादा विलय होगा, तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बताइए पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए कि यहाँ पर OH की संख्या कितनी मिली हमें? 3 और हम जानते हैं कि जो OH होता है वो जल स्नेही सब होता है। तो कुल मिला करके यहाँ पर हम काउंट करेंगे कि यहाँ OH 1 है, यहाँ OH 2 है और यहाँ पर OH 3 है। तो कहने का मतलब हुआ कि विलेयता का जो सही क्रम होना चाहिए वो इस प्रकार से लिखा जाएगा कि विलेयता का सही क्रम, विलेयता का सही क्रम जो होगा, सही क्रम क्या होना चाहिए कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ये पानी में ज़्यादा डिजॉल्व होगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल से, डाईहाइड्रिक अल्कोहल से और डाईहाइड्रिक अल्कोहल ज़्यादा पानी में डिजॉल्व होगा मोनोहाइड्रिक से, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो एक्चुअली ये विलेयता का घटता हुआ क्रम है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ज़्यादा पानी में डिजॉल्व क्यों होंगे? क्योंकि इसमें OH की संख्या ज़्यादा होगी और OH ज़्यादा अगर है तो क्या हुआ इससे? OH ज़्यादा इसलिए है, OH अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब OH जल स्नेही होता है, पानी को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो अल्कोहल को डिजॉल्व कर देगा। इसी प्रकार से डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक की बात हम लोग कर सकते हैं। वैसे विलेयता का एक आधार अगर हम अन्य की तुलना करें तो इसमें हाइड्रोजन बंध का बनना भी है। जैसे हाइड्रोएल्केन में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, एल्केन के अंदर भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता और एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध बनता है। तो विलेयता का एक कारण जो अभी है वो इस प्रकार से भी है कि इसमें ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है। इसके पास देखिए इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन होगा अगर ये ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो खींच लेगा ऑक्सीजन अपनी ओर, तो इस पर लग जाएगा आंशिक ऋण आवेश और इस पर हाइड्रोजन पर लग जाएगा आंशिक धन आवेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल जो अपने होते हैं वो ध्रुवीय होते हैं, पोलर नेचर के। पोलर नेचर से हमारा मतलब कि ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर धन आवेश होगा। तो इस प्रकार से अगर ये तो एक स्पीसीज हुई, एक प्रजाति, अगर ऐसे ही अल्कोहल के कई अणु आपस में एक साथ हो जाएं, जैसे मान लीजिए कि एक अल्कोहल इस प्रकार से हो गया तो वही कंडीशन इस पर भी होगी, इसका प्लस और इस पर माइनस और इस पर प्लस। इसी प्रकार से अल्कोहल का कोई दूसरा अणु ले लिया जाए, जैसे मान लीजिए ROH, इस पर आंशिक ऋण आवेश और इस पर आंशिक धन आवेश। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि अल्कोहल अगर ध्रुवीय प्रकृति का है अर्थात तो ऑक्सीजन पर ऋण आवेश और हाइड्रोजन पे धन आवेश होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चूंकि अंतर होता है इसलिए इसका जो प्लस पोल है इस माइनस से अट्रैक्ट करके इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, जिसको हम लोग डॉटेड लाइन द्वारा दिखाते हैं, बिंदुकित रेखा द्वारा। तो इस प्रकार से इसका जो प्लस वाला पोल है वो इस मार्क्स माइनस से जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसी को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। अब हाइड्रोजन बंध एक दुर्बल बंध होता है लेकिन इसकी भी
क्षमता 3 से 10 किलो कैलोरी तक होती है। यानी इस बंध को तोड़ने के लिए हमें कितने किलो कैलोरी ऊष्मा अलग से लगेगी, ऊर्जा लगेगी? 3 से लेकर के 10 किलो कैलोरी ये बॉन्ड एनर्जी इसकी अपनी होती है। तो कहने का मतलब इसके तोड़ने के लिए तो सहसंयोजी बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड। इसे तोड़ने के लिए तो लगभग मान के चलिए कि 100 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सहसंयोजी बंध एक प्रबल बंध होता है। इसे तोड़ने के लिए पर्टिकुलर 100 किलो कैलोरी अगर चाहिए तो उसकी तुलना में ये 3 से 10 किलो कैलोरी इसको भी तोड़ने के लिए चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब हुआ कि एल्कोहल के अंदर जो ये अतिरिक्त बंध बन जाता है, जिसे हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं, तो इसके कारण जो है पानी में विलेयता होती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हाइलो एल्केन है, अगर इसकी तुलना हम हाइलो एल्केन से करें, जो कि हम पढ़ चुके हैं, या एल्केन क्लास 11th में पढ़ा जा चुका है, इन दोनों में हाइड्रोजन बंध नहीं होता, इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता, तो ये पानी में कम डिजॉल्व होंगे, जबकि अल्कोहल पानी में आपका ज़्यादा डिजॉल्व होगा। चलिए अल्कोहल की विलेयता के बाद हम लोग इसके थोड़ा सा देखें कि अल्कोहल की प्रकृति क्या है। अल्कोहल की प्रकृति क्या है? अल्कोहल की प्रकृति यानी नेचर क्या है? नेचर से हमारा मतलब, नेचर से मतलब ये हुआ कि अल्कोहल अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, या फिर उदासीन होता है। ये अल्कोहल होता किस प्रकार से है? तो ये अल्कोहल की प्रकृति अगर हमें जानना है तो हम ये देखें कि यहाँ पर R और ये होगा O और ये होगा H, ये किसी एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो संकेत है ROH, ये किसी एल्कोहल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक्चुअली ऑक्सीजन, जानते हैं कि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो इस पर हो जाएगा प्लस और इस पर हो जाएगा माइनस। ये कन्फर्म है। तो अगर ये आपका इस प्रकार की कंडीशन में है तो इसका मतलब ये H+ रिलीज करेगा, एल्कोहल H+ को मुक्त करेगा। अगर कोई एल्कोहल H+ को देता है तो इसका मतलब हुआ कि ये RO क्या होगा? नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो यहाँ से H+ निकलेगा। और अगर H+ निकलेगा तो इसे हम लोग अम्लीय स्वभाव कहते हैं, और ख़ास तौर से इसको दुर्बल अम्लीय माना जाता है, वीक। इसको बोला जाता है कि अल्कोहल जो अपने होते हैं वो दुर्बल एसिडिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वे H+ निकाल सकते हैं। तो H+ निकालने के कारण, चूँकि आर्हेनियस ने अपने विद्युत अपघटनी सिद्धांत में कहा था कि ऐसे पदार्थ जो H+ मुक्त करते हैं वे अम्लीय स्वभाव के होते हैं। तो ये अल्कोहल में ये चीज़ देखा जा सकता है कि ये RO- में चेंज हो जाता है और H+ में चेंज हो जाता है। अब कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि यहाँ पर R में +I प्रभाव पाया जाता है। +I प्रभाव से हमारा क्या मतलब? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पाया जाता है। अर्थात ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को पुश कर देगा ऑक्सीजन की ओर। अगर ये साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन पर चले जाएं तो कन्फर्म है कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, और अब इसकी आवश्यकता की पूर्ति किसने कर दिया? R ने। जब R ने कर दिया तो इस पर ऋणावेश का मान बढ़ गया। तो जब ऋणावेश का मान बढ़ गया तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसी दशा में हो सकता है कि आपका जो एल्कोहल है उसकी अम्लीयता कम हो जाए। ऐसा तब पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए कि ये तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हुआ। ये बात अगर की जाए तो ये कौन सा एल्कोहल हुआ? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में ख़ास तौर से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही चल रहा है इसमें, और ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आपका प्राथमिक एल्कोहल मान लो हो गया, प्राथमिक एल्कोहल हुआ। प्राथमिक एल्कोहल से हमारा मतलब हुआ कि इसमें R की संख्या केवल 1 है। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब OH 1 है और R 1 है, इसका मतलब वो प्राथमिक एल्कोहल है।
तो प्राथमिक एल्कोहल की अम्लीयता ज़्यादा होगी। इसलिए ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें एक ही आर है और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया तो वो हाइड्रोजन को आसानी से त्याग नहीं कर सकता अगर आर में प्लस आई प्रभाव है। लेकिन ऑक्सीजन की यहाँ विद्युत ऋणात्मकता भी काउंट करती है, वो अपने साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है तो H प्लस को रिलीज कर देगा। ये स्वभाव होता है एल्कोहल का। इसीलिए माना जाता है कि जो भी एल्कोहल होगा उसका नेचर कैसा होता है, दुर्बल अम्लीय, वीक एसिडिक होते हैं। एल्कोहल का स्वभाव वीक एसिडिक होगा, वीक एसिडिक स्वभाव होता है यानी दुर्बल अम्लीय होते हैं एल्कोहल। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आर ओ एच और यहाँ से हम यहाँ पर 2 आर ला दें, जैसे देखिए इस प्रकार से, तो ये तो द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, द्वितीयक एल्कोहल हो गया। अगर वो द्वितीयक एल्कोहल हो जाएगा, आर की संख्या आपने बढ़ा दी, तो आर की संख्या बढ़ा दी तो ये प्लस आई प्रभाव वाले अब 2 हो गए। अगर प्लस आई प्रभाव वाले ये 2 एल्किल ग्रुप हो गए तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व और अगर बढ़ गया तो इसका मतलब H प्लस को आसानी से रिलीज नहीं करेगा, तो इसका मतलब कि ये और भी दुर्बल अम्लीय है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि आर की संख्या अगर 3 कर दी जाए, यानी जैसे जैसे हम आर बढ़ाते जाएंगे तो वैसे वैसे प्लस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा। अगर बढ़ गया तो फिर इसका मतलब कि ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी ओर कैप्चर नहीं करेगा। अगर कैप्चर नहीं किया तो H प्लस आसानी से रिलीज नहीं होगा। तो प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं वे ज़्यादा अम्लीय होते हैं द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की तुलना में। ये आपका तृतीयक एल्कोहल हुआ, तृतीयक एल्कोहल हुआ। तो एक चीज़ कंफर्म हो जानी चाहिए कि प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं वे तो दुर्बल अम्लीय होते हैं, लेकिन द्वितीयक वाले कम अम्लीय होंगे और तृतीयक वाले बहुत ही कम अम्लीय होंगे। इस प्रकार से ये रहा नेचर ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल की प्रकृति हुई है। आइए इसके बाद अगर हम भौतिक गुण में आगे चलेंगे तो हम चलेंगे क्वथनांक पर। क्वथनांक पर अगर चलेंगे तो गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक की बात की जाए। गलनांक और क्वथनांक से हमारा मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसको अगर देखा जाए गलनांक और क्वथनांक के विषय में, तो एक चीज़ काउंट करती है इसमें, वो है हाइड्रोजन बंध का निर्माण। यानी हाइड्रोजन बंध जो आसानी से बना लेगा उसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वो हाइड्रोजन बंध बनाने में उसे समस्या है, यानी वो बहुत ही कठिनाई से हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर रहा है, तो उसका गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि अभी ROH में एक ही आर है जिसमें प्लस आई प्रभाव है, तो ठीक है यहाँ H प्लस आसानी से निकलेगी। अगर H प्लस आसानी से निकली तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन बंध बनाने की कैपेबिलिटी इसके अंदर है, क्षमता है, बना लेगा। और हाइड्रोजन बंध अगर बना लेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इसका गलनांक और क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। तो प्राथमिक का ज़्यादा होगा, प्राथमिक का एल्कोहल में उसका गलनांक और क्वथनांक ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मान लीजिए आर की संख्या ज़्यादा हो गई, OH से जुड़े हुए आर की संख्या आपने बढ़ा दिया और आपको पता है इस आर में प्लस आई प्रभाव पाया जाता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, अर्थात वे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ऑक्सीजन की ओर पुश कर देगा। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन देखो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार ऑक्सीजन की ओर कर दे रहा है, यही है प्लस आई प्रभाव। तो कुल मिला करके अगर प्लस आई प्रभाव की संख्या बढ़ गई तो हाइड्रोजन आसानी से मुक्त नहीं होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया अगर हाइड्रोजन आसानी से मुक्त नहीं हुआ तो इसका मतलब हाइड्रोजन बंध शीघ्रता से नहीं बनाएगा, आसानी से नहीं बनाएगा।
और अगर ये तो आपका द्वितीयक एल्कोहल हुआ, द्वितीयक एल्कोहल हुआ, द्वितीयक एल्कोहल हुआ। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए कि R की संख्या हमने बढ़ा दी, जैसे अब यहाँ R की संख्या हो गई 3 और O से H, तो सारे इलेक्ट्रॉन ये पुश कर दिए जाएंगे ऑक्सीजन की ओर ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि प्लस आई प्रभाव है, इसलिए एल्किल समूह क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन की ओर कर देगा। अगर ऑक्सीजन की ओर कर दिया तो ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाने के कारण निश्चिंत हो गया। अब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा नहीं, और खींचेगा नहीं तो H+ आसानी से उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं आया तो इसका मतलब हुआ कि वो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता अत्यंत कम होगी। तो जो तृतीयक एल्कोहल आपके हैं वे, इनका तृतीयक एल्कोहल का जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो क्या होगा, कम होगा। प्राथमिक का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से ये जो गलनांक क्वथनांक का अगर सही क्रम देखा जाए, सही क्रम क्या है, करेक्ट ऑर्डर क्या है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, तो प्राथमिक ज़्यादा होगा द्वितीयक से और द्वितीयक ज़्यादा होगा तृतीयक से। तो इस क्रम को आप याद रखें कि अगर हम बात करेंगे कि इनके गलनांक और क्वथनांक की, तो डिपेंड करेगा किस पर, हाइड्रोजन बंध पर। और हाइड्रोजन बंध पर अगर वो डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब कि जो शीघ्रता से हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा, सीधी सी बात। और जो कठिनाई से हाइड्रोजन बंध बनाएगा उसका गलनांक क्वथनांक धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। इस चीज को आप एक उदाहरण द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 CH2 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 OH, अगर यहाँ से हम नामकरण करें IUPAC में तो ये 1-ब्यूटेनॉल हो गया। इसको कहते हैं हम लोग 1-ब्यूटेनॉल। IUPAC में 1-ब्यूटेनॉल हो। अगर हम इसी को 2 नंबर पे ले जाके कर दें, जैसे CH3 CHOH CH2 और CH3, ये हुआ आपका 2-ब्यूटेनॉल। 1-ब्यूटेनॉल और 2-ब्यूटेनॉल आपस में समावयवी हैं, समावयवी हैं, आइसोमेरिक फॉर्म में। तो अगर ये आइसोमेरिक फॉर्म में है, समावयवी हैं, और प्रश्न ये पैदा होता है कि इसमें अब गलनांक और क्वथनांक किसका ज़्यादा होगा। तो गलनांक क्वथनांक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए OH से केवल ये इतना ग्रुप अटैच हो रहा है, केवल एक ही ग्रुप। तो इसलिए इसका जो गलनांक क्वथनांक पाया गया, खास तौर से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट मिला एक्सपेरिमेंटली, वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड मिला। लेकिन अगर हम 2-ब्यूटेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ये 99.5 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो अब प्रश्न ये पैदा हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट घट क्यों गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों हुआ। तो ज़्यादा इसलिए हुआ कि इस पर केवल एक ही एल्किल ग्रुप अटैच है OH से। लेकिन यहाँ OH से देखिए अटैच होने वाला जो एक अल्फा कार्बन होगा आपका, इस अल्फा कार्बन से एक तरफ मेथिल अटैच है, दूसरी तरफ एथिल अटैच है। तो यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप आपस में आने के कारण, चूंकि जानते हैं इसमें मैंने बताया प्लस आई प्रभाव होता है, तो प्लस आई वाले 2 हो गए। तो इस प्रकार से कुल मिला करके इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले लिया जाए, CH3 CH3 CH2OH, इसको 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल कह सकते हो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसका IUPAC नाम क्या होगा, 2-मेथिल प्रोपेनॉल। 2-मेथिल प्रोपेनॉल हुआ। इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा गया तो ये बॉइलिंग पॉइंट हुआ 108 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब हुआ किसी एक कार्बन से केवल आइसोप्रोपिल ग्रुप अटैच हुआ है। एक CH से जब 2 CH3 जुड़ जाए तो इसको हम आइसोप्रोपिल ग्रुप बोला जाता है। तो एक ग्रुप माना गया से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस आई प्रभाव वाला केवल एक ग्रुप है अल्फा कार्बन पर, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ।
लेकिन अगर हम इसी की तुलना करें और इसके ठीक बगल में लिख दें CH3 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 और OH, यहाँ पर देखा जाए तो इसका IUPAC नाम लिखा जाए तो 1 2 3 3 कार्बन, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल, इसका IUPAC नेम होगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। तो यहाँ पर देखिए कि जो कार्बन आपका अल्फा कार्बन है, इससे कितने एल्किल ग्रुप अटैच हो गए? 3। और एल्किल ग्रुप अगर अटैच ज़्यादा हो गया तो प्लस आई प्रभाव इंक्रीज हो गया, प्लस आई प्रभाव इंक्रीज हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? कम हो जाएगा, अर्थात 83 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सपेरिमेंटली पाया गया। जब प्रयोग किया गया तो 83 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मिला, और 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 का या 1 प्रोपेनॉल का कितना मिला? 108 डिग्री मिला। तो जैसे जैसे एल्किल समूह की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हाइड्रोजन बंध कम बनेंगे, और अगर हाइड्रोजन बंध कम बना तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? रेड्यूस होगा। ठीक, इस प्रकार से ये बात हुई इसमें। अब धात्विक लवण के साथ एल्कोहल की का क्या क्रम होता है? जैसे कुछ धात्विक लवण हैं, धात्विक लवण होते हैं, धात्विक लवण जो होते हैं उसको हम लोग मेटैलिक साल्ट कहते हैं, मेटैलिक साल्ट है। अब मेटैलिक साल्ट में नाम आता है जैसे कॉपर सल्फेट का, CuCl2 का, या फिर आपके पास MgCl2 का, ये सभी क्या हैं? धात्विक लवण हैं। ये कॉपर धातु है, कॉपर भी धातु है, मैग्नीशियम भी धातु है। तो धात्विक लवण प्रायः जब कभी एल्कोहल के संपर्क में आते हैं तो उनका विलायकीकरण हो जाता है, साल्वेशन हो जाता है। यहाँ पर 6CH3OH जब इसके संपर्क में आएगा तो यहाँ पर ये आपस में योगात्मक यौगिक बना लेगा, अर्थात कंपाउंड बन गया MgCl2 × 6CH3OH। इस तरह से एक योगात्मक यौगिक बन जाएगा। CuCl2 के साथ अगर इसमें हम देखें तो 4CH3OH आके अटैच हो सकते हैं मैक्सिमम, और ये बन जाएगा CuCl2 × 4CH3OH। तो इनका विलायकीकरण हो जाता है। इसको क्रिया को क्या बोलते हैं? विलायकीकरण, साल्वेशन। इस चीज को कहा जाएगा विलायकीकरण, साल्वेशन बोलते हैं इसको, साल्वेशन। तो साल्वेशन हो गया। इसी प्रकार से अगर कॉपर सल्फेट में देखा गया तो इसमें 2CH3OH इन्वॉल्व होता है, ये योगात्मक यौगिक बनाएगा इसके साथ CuSO4 × 2CH3OH नामक एक योगात्मक यौगिक बन गया। इस प्रकार से ये तो ये होता है कि एल्कोहल जो है कुछ धात्विक लवण के साथ विलायकीकरण यानी साल्वेशन कर लेते हैं। और इसलिए जानना ये जरूरी हुआ कि देखिए ये जो कॉपर क्लोराइड है, निर्जल कॉपर क्लोराइड जो है यह निर्जली कारक का भी कार्य करता है। लेकिन अगर हमें मेथिल एल्कोहल में से जल को निकालना होगा तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो एक चीज अंडरलाइन रखिए कि निर्जल CaCl2 निर्जल CaCl2 का प्रयोग एल्कोहल के निर्जलीकरण में नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता, ये पॉइंट बहुत क्लियर है, क्योंकि जब कभी CuCl2 के साथ एल्कोहल के 4 अणु आपस में आ जाएंगे तो वे योगात्मक यौगिक बना लेंगे, और योगात्मक यौगिक बन जाने के कारण इसका प्रयोग हम निर्जली कारक के रूप में नहीं कर सकते।